नमस्ते, मैं धर्मेंद्र कुमार। आज के इस व्याख्यान में मैं रीतिकाल के अत्यंत ही प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण कवि सेनापति की चर्चा करूंगा। विद्यार्थियों, सेनापति को ऐसे समय का कवि माना जाता है जो ऐसे समय में सेनापति हुए थे जब भक्ति काल अपने अवसान पर था और रीतिकाल की प्रवृत्तियां हिंदी साहित्य में दिखाई देने लगी थी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सेनापति को फुटकल कवियों के अंतर्गत रखा है और सेनापति रीतिकाल के अंतर्गत ही स्वीकार किए जाते हैं, माने जाते हैं। ये अत्यंत ही महत्वपूर्ण कवि हुए हैं। सेनापति के नाम पर विवाद है। ऐसा माना जाता है कि जो सेनापति था यह इनका उपनाम था और कुछ साक्ष्यों के आधार पर, कुछ सबूतों के आधार पर अनूप शहर को इनका जन्म स्थान माना गया है। पंडित उमाशंकर शुक्ल सेनापति के बारे में कहते हैं कि विक्रम की 17वीं शताब्दी के द्वितीय चरण के अंत के लगभग इनका जन्म हुआ होगा। इनकी मृत्यु 18वीं शताब्दी के प्रथम चरण के अंतर्गत मानी जा सकती है। सेनापति ने अपने जन्म के संबंध में एक काव्य भी उल्लेखनीय है, काव्य भी देखा जा सकता है। ये कविता है। दीक्षित परशुराम दादो है विदित नाम, जिन कीने यज्ञ जाकी जग में बड़ाई है। गंगाधर पिता गंगाधर की समान जाको, गंगा तीर बसनी अनूप जिन पाई है। सेनापति बरनी है बरखा शरद ऋतु, मूढ़ को अगम सुगम परवीन को। तो ये जो मैंने छंद अभी जो पढ़ा, इसमें सेनापति अपने दादा का नाम परशुराम दीक्षित, पिता का नाम गंगाधर दीक्षित और अपने आप को सेनापति कहते हैं और गंगा नदी के किनारे अनूप शहर का वासी ये बताते हैं। तो ये जो सेनापति हैं, सेनापति द्वारा रचित 2 काव्य ग्रंथ बताए जाते हैं, जिसमें प्रथम काव्य कल्पद्रुम है और दूसरा महत्वपूर्ण जो ग्रंथ है वो कवित रत्नाकर है। विद्यार्थियों, कवित रत्नाकर एकमात्र उपलब्ध रचना है और काव्य कल्पद्रुम का अभी तक कोई पता नहीं है। ये अभी तक ये रचना नहीं मिली है, प्रकाशित नहीं हुई है। कवित रत्नाकर जो इनकी प्रसिद्धि का आधार है, इनका जो मूल काव्य ग्रंथ है, इसमें 5 तरंगे हैं। थोड़ा सा हम लोगों को ये भी बात ध्यान देने की है कि रत्नाकर समुद्र को कहते हैं और समुद्र में जिस प्रकार लहरें उठती हैं, उसी प्रकार इन्होंने अपने जो कवित रत्नाकर जो पुस्तक है, काव्य पुस्तक है, इसको इन्होंने विभिन्न तरंगों में बांटा है। तो ये जो नाम में समता मिलती है, नाम की सार्थकता यहाँ होती है। तो कवित रत्नाकर जो मूल रूप से इनका काव्य ग्रंथ, काव्य संकलन है, इसमें 5 तरंगे हैं। जो पहली तरंग है, इसमें 96 कवित हैं और इसमें श्लेष अलंकार का बहुत ही उच्च कोटि का वर्णन किया गया है। जो दूसरी तरंग है इस पुस्तक में, इसमें श्रृंगार रस से संबंधित छंद हैं और इसमें 74 कवित हैं। जो तीसरी तरंग है, तीसरी तरंग में ऋतु वर्णन और प्रकृति वर्णन से संबंधित छंद हैं। इसमें कुछ कुंडलियाँ और कवित भी हैं और इसमें कुल जो तीसरी तरंग है, इसमें कुल मिलाकर 62 छंद हैं। जो चौथी तरंग है, ये राम काव्य को समर्पित है और इसमें कुल 76 कवित हैं, जो जिसमें ओज गुण की प्रधानता दिखाई देती है। जो 5वीं तरंग है, 5वीं तरंग भक्ति संबंधी छंद है और इसमें राम रसायन का वर्णन किया गया है और 86 इसमें छंद हैं। तो कुल मिलाकर ये जो कवित रत्नाकर पुस्तक है, कवित रत्नाकर जो सेनापति का प्रमुख काव्य संकलन है, इसमें कुल मिलाकर 394 छंद हम लोग देखते हैं, 394 छंद उपलब्ध होते हैं। शिव सिंह सरोज ने
शिव सिंह सेंगर ने अपनी प्रसिद्ध इतिहास पुस्तक शिव सिंह सरोज में बहुत ही सेनापति की प्रशंसा की है। और इनकी प्रशंसा में इन्होंने कहा है कि काव्य में उनकी प्रशंसा हम कहाँ तक करें। मैं शिव सिंह सरोज की कुछ पंक्तियाँ उद्धृत कर रहा हूँ आप लोगों के समक्ष। ये शिव सिंह सेंगर कहते हैं एक सेनापति के बारे में कि काव्य में उनकी प्रशंसा हम कहाँ तक करें, अपने समय के भामह थे। इनकी तुलना भामह से की गई है। काव्य कल्पद्रुम इनका बहुत ही सुंदर ग्रंथ है। हजारा में इनके बहुत कवित हैं। इसके बाद शिव सिंह सरोज में एक ये भी बात कही गई है कि काव्य में इनकी प्रशंसा हम कहाँ तक करें, अपने समय के भानु थे। तो विद्यार्थियों, जो शिव सिंह सेंगर हैं वो अपने इतिहास पुस्तक में वो सेनापति के बारे में दो महत्वपूर्ण बातें कहते हैं। पहली बात कि ये अपने समय के भामह थे। भामह संस्कृत के अत्यंत ही बड़े और महत्वपूर्ण आचार्य हुए हैं। तो भामह से इनकी तुलना की जाती है और सूर्य से भी इनकी तुलना की जाती है। ये शिव सिंह सेंगर लिखते हैं कि ये अपने समय के सूर्य थे। इसके बाद मिश्र बंधुओं ने सेनापति को बहुत ही अपने इतिहास ग्रंथ में बहुत ही ऊंचा और महत्वपूर्ण स्थान दिया है। मिश्र बंधुओं ने तुलसी काल, जो तुलसीदास का समय हुआ था, तुलसीदास और बिहारी काल के बीच का जो साहित्यिक युग है, इसको सेनापति काल कहा है। मिश्र बंधुओं ने सेनापति के महत्व को ही रेखांकित करते हुए तुलसीदास और बिहारी लाल के बीच का जो समय है, इस समय को इन्होंने सेनापति काल या सेनापति युग से संबोधित किया है। मिश्र बंधु विनोद के पृष्ठ संख्या 232 में ये मिश्र बंधु लिखते हैं कि महात्मा तुलसीदास के पीछे हिंदी में 6 महाकवि थोड़े ही समय में हुए, यथा सेनापति, बिहारी लाल, भूषण, मतीराम, लाल और देव। इन 7 कवियों की पीयूष वर्षिणी वाणी ने हिंदी जानने वाले संसार को पूर्णतया आप्लावित कर दिया और हिंदी साहित्य भंडार को परिपूर्ण किया। इनमें से सेनापति और लाल प्रथम श्रेणी के कवि हैं और शेष 4 तो नवरत्न में परिभाषित हुए हैं। हिंदी कविता के लिए इतने गौरव का कोई अन्य समय कठिनता से ठहरेगा। कहने का आशय यह है कि जो मिश्र बंधु भी हैं, मिश्र बंधु सेनापति के काल को गौरवपूर्ण काल मानते हैं और इन्हें अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में बड़ा ही ऊंचा दर्जा देते हैं। विद्यार्थियों, सेनापति का नाम जिस कारण लिया जाता है या सेनापति को जिस कारण हिंदी में स्मरण किया जाता है, वह इनका सौंदर्य संबंधी और प्रकृति संबंधी चित्रण है। प्रकृति का अत्यंत ही मनोहारी चित्रण रीतिकाल में सेनापति ने जिस प्रकार किया, वैसा अन्य कवियों में दुर्लभ है। रीतिकाल में कवियों ने जो प्रकृति का चित्रण किया, सेनापति को छोड़कर बाकी अधिकतर कवियों ने, उन्होंने प्रकृति का चित्रण श्रृंगार भावना के उद्दीपन के लिए किया। लेकिन सेनापति रीतिकाल के उन दुर्लभ कवियों में हैं जो आलंबन के रूप में प्रकृति का चित्रण करते हैं और प्रकृति के वास्तविक सौंदर्य को हमारे सामने रेखांकित करते हैं, हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। एक उदाहरण द्रष्टव्य है। एक उदाहरण मैं आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। तरुनीके फूले विविध, तरुनीके फूले विविध, देखी भय भयमंत। तरुनीके फूले विविध, देखी भय भयमंत, परे बिरह बस काम के, लागे सरस बसंत। लागे सरस बसंत, सघन उपवन बन राजंत। कोकिल के कल गीत, मधुर सेनापति साजत। तजे सकुच के भाऊ, भाऊ तजी भानमणि के। सुरनर मुरी सुख संग, रंग राचौ तरुणी के। इसी प्रकार ये वर्षा ऋतु का वर्णन करते हैं। वर्षा ऋतु का अत्यंत ही मोहक और आकर्षक चित्र प्रस्तुत करते हैं। बरसत घन गरजत सघन, देखिए अंत्यानुप्रास की कितनी अच्छी छटा है। बरसत घन गरजत सघन, दामिनी दीपय आकाश। तपती हरी सकलौ करी, सब जीवन की आस। आगे सेनापति कहते हैं,
सब जीवन की आस, पास पास नूतन तीन अनगम, शोर करत पिक मोर, रटत चातक बिहगन, गगन छिपे रविचंद, हरस सेनापति सरसत, उमगी चले नद नदी, सलील पूरन सर बरसत। तो वर्षा ऋतु का इतना मोहक चित्रण सेनापति करते हैं। ये कहते हैं कि बादल बरस रहे हैं और ये सघन रूप से गरज रहे हैं और आकाश में जो दामिनी अर्थात बिजली है वह चमक रही है। जो जो धरती है वो धरती सबके जीवन में नवीन आशा का संचार करती है और जो कोयल और मोर हैं ये शोर कर रहे हैं। चातक पक्षी है वो गान गा रहा है, अपना विरह का गान गा रहा है। जो सूर्य और चंद्रमा हैं वे आकाश में बादलों के पीछे छिप गए हैं और ऐसे में जब बरसात होती है तो जो नदी नाले हैं वे उमड़ चलते हैं और पूरी धरती पर जल का संचार हो जाता है। इसी प्रकार सेनापति ने प्रकृति का अत्यंत ही मोहक चित्रण किया है। एक और सावन का किस प्रकार वे चित्रण करते हैं, सावन का जो मोहक वातावरण होता है इसका चित्रण सेनापति करते हैं। सेनापति उनये नए जलद सावन के, सेनापति उनये नए जलद सावन के, चारिहु दिसान घुमरत भरे तोय के, शोभा सरसाने न बखाने जात काहू भांति, आने हैं पहाड़ मानो काजर के ढोई के, घन सौ गगन छयो है तिमिर सघन भयो, देखी न परत मानव रवि गयो खोई के, चारी मास भरी स्यान निशा के भरम करी, मेरे जान याही तय रहत हरि सोई के। ये जो सेनापति जो सावन का जो चित्रण करते हैं इसमें जो बादल हैं बादल को काजल के समान बताते हैं। बादल को जो है वो ऐसा लगता है कि ये जो सावन की जो बरसात है, सावन की जो ऋतु है, ये बादल को ढोकर इस प्रकार ला रही है। सावन का जो महीना में बादल इस प्रकार आ रहे हैं जैसे काजर हो। इसी प्रकार सर्दी की भीषणता का चित्रण सेनापति बहुत ही आकर्षक तरीके से करते हैं। उदाहरण प्रस्तुत है, धूम नैन बहे लोग आगी पर गिरे रहें, कि आंसुओं से जो बरसात से जो धुआं उत्पन्न, ये जो आग से जो धुआं उत्पन्न होता है, इस आग से उत्पन्न धुएं से लोगों की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन ये आग को तापना छोड़ते नहीं हैं। ये धूम नैन बहे लोग आगी पर गिरे रहें, हिये सौ लगाई रहें नेक सुलगाई के, मानो भीति गनी महाशीत तय पसारी पानी, छतिया की छाह राख्यो पाउक छिपाई के। लोग पावक अर्थात आग को अपनी छाती की छाह में छिपा कर रखते हैं। तो इसी प्रकार सेनापति की जो भक्ति की भावना है, सेनापति ने किस प्रकार चित्रण किया है, इसकी थोड़ी सी चर्चा मैं करना चाहता हूँ। ये राम के प्रति अपनी भक्ति निवेदित करते हुए कहते हैं, सीता अरु राम जुआ खेलत जनक धाम, सेनापति देखी नैन नेखू न मह के, रूप देखी रानी बारी फेरी पिए पानी, प्रीति सौ बलाई लेट कयो कर चटके, पहुँची के हिरन में दंपति की झाई परी, चंद बीबी मानो मध्य मुकुर निकट के, भूली गयो खेल देव देखत परस्पर, दुहु को दृग प्रतिबिंबन सौ अटके। इसमें कहा गया है कि राम सीता की जो आंखें हैं एक दूसरे के प्रतिबिंब में अटक गई है और ये खेल को भूलकर एक दूसरे से को परस्पर देख रहे हैं। तो यहाँ भक्ति में भी प्रेम की भावना परिलक्षित होती है। यदि हम सेनापति की भाषा की चर्चा करें तो इनकी भाषा जो है वो अभिधा से अधिक लक्षणा और व्यंजना की ओर प्रेरित है। लक्षणा और व्यंजना इनकी रचनाओं में अधिक दिखाई देती है। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि सेनापति ने ब्रज भाषा का बहुत ही बेहतरीन उपयोग किया है और ब्रज भाषा इनके यहाँ भी प्रौढ़ता को प्राप्त हुई। अन्य रीतिकालीन कवियों की भांति ब्रज भाषा का प्रौढ़ स्वरूप सेनापति के काव्य में दिखाई देता है। तो सेनापति रीतिकाल के अंतर्गत अत्यंत ही महत्वपूर्ण कवि हैं
और हमने सेनापति की आज चर्चा की। विद्यार्थियों, आशा है कि आपको सेनापति को समझने में कुछ मदद मिली होगी, सहायता मिली होगी। अगले व्याख्यान में मैं अगले कवि की या अन्य विषय वस्तु की चर्चा करूँगा। धन्यवाद।